नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन चाहिए। टैक्स एक तरीका है वो संसाधन जुटाने का, लेकिन उसके अलावा भी कुछ संसाधन चाहिए, क्योंकि ये स्थिति ऐसी हो गई है कि अब सिर्फ टैक्स लगा देने से नहीं होगा, कुछ और भी करना होगा। लोग दान दे रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचा जाए। अब इसी चीज का जवाब ढूंढते ढूंढते सरकार भी अपना कुछ कुछ कर रही है, और कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज या कुछ बुद्धिजीवियों ने एक 7 पॉइंट चार्टर तैयार किया, जिसमें उन्होंने सुझाया कि सरकार क्या कर सकती है। अब सुझाव बहुत अच्छी चीज होती है, लोगों को देना भी चाहिए सुझाव। तो उस सुझाव में तमाम चीजें थी, जैसे कि ईपीएफ में रजिस्टर्ड कर्मचारी जिनकी नौकरी गई, उन्हें मुआवजा, अर्थव्यवस्था ठीक होने तक राहत दी जाए, किन लोगों को जो ब्याज में राहत है उनको दी जाए, कोई भूखा ना रहे, इस वजह से राशन कार्ड रखने वाले हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज, मनरेगा के तहत 200 दिन का काम की गारंटी, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाए, ये अगर वो घर जाना चाहते हैं। कोरोना मरीजों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को साथ दें, टेस्ट से लेकर वेंटिलेटर तक एक समान सुविधाएं फ्री मिलें। ये सब सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, अच्छे सुझाव हैं। लेकिन इसी सब में एक सुझाव और था, पॉइंट नंबर 7, जिसमें यह लिखा था कि नागरिकों देश के पास मौजूद कैश, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और बॉन्ड जैसे सभी संसाधनों को राष्ट्र संसाधन समझना, यानी कि मेरा घर, मेरा कैश, मेरा सब कुछ वो राष्ट्र के नाम हो जाए। एक सुझाव ये था। अब इस पर लोगों ने इसको पकड़ लिया। उन्होंने ये बोला कि ये कैसी बात कर दी साहब आपने, ये कैसे कर सकती है सरकार, क्या ये करना ठीक है, क्या ये सुझाव देना भी ठीक है। इसके बाद जो ये बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपना ये पॉइंट बदल दिया। इस विवाद के बाद उस क्लॉज को बदल करके कर दिया, राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। ये पॉइंट उन्होंने बदल दिया। कहने का मतलब यह है कि ये इस सुझाव को किस तरीके से देखा जाए। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, हम एक डिबेट करना चाहते हैं जिसमें हम जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में भी बात करेंगे, और हमेशा एक विवाद से आगे चल के एक कदम भी कुछ सुझाव लेने चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो सवाल है वो है ये, सबकी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति, कैश, प्रॉपर्टी, कागजात, क्या सब राष्ट्र के नाम हो जाए? कोरोना से लड़ने के लिए कई सुझाव जरूरी हैं, हम मानते हैं जरूरी हैं। आपकी संपत्ति सरकारी संपत्ति, प्रस्तावित प्रयोग कितना है योग्य? और सबसे बड़ा सवाल जो हम मुकाबला में पूछना चाहते हैं, कोरोना से ये जो जंग लड़ने के लिए संसाधन जुटाने हैं, उसका क्या है प्रभावी उपाय आगे के लिए? ये तो सब सुझाव हैं, और प्रभावी उपाय क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब जिसने ये लेटर ड्राफ्ट किया, जो इसके एक तरीके से आप ये समझिए मुखिया थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें सहमति दी थी, उसमें से जो प्रमुख थे वो हैं योगेंद्र यादव। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के, अब हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मुकाबला में। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप कन्विंस थे अपने पॉइंट्स को लेकर के, तो फिर विवाद होने के बाद आपने वो पॉइंट बदल क्यों दिया? संकेत भाई, इसको कहते हैं चाय के प्याले में तूफान। बिना बात का विवाद खड़ा करना और उसके ऊपर बहस करना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक, दो चीजों में स्पष्ट कर। पहला तो ना मैं इसका मुखिया हूं, और मैंने देखा आपके हेडलाइन पे यहाँ चल रहा था कि लोगों ने नाम वापस दिए। भाई, किसी ने नाम वापस नहीं दिया है। रामचंद्र गुहा जी और आशुतोष वार्ष्ण ने दोनों ने लिख के कहा है कि वो प्रस्ताव के साथ खड़े हैं। तो इसको आप हटवा दीजिए, गलत भ्रामक सूचना आप दे रहे हैं। हुआ क्या था, हम कह रहे थे कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि वित्त मंत्री कुछ नया पैकेज देंगे, देश की समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने खाली लिफाफा समा दिया 20 लाख करोड़ का, अंदर कुछ नहीं निकला। तो फिर देश में सबने पूछा कि भाई फिर रास्ता क्या हो। इसलिए हम कुछ बुद्धिजीवी अर्थशास्त्रियों के पास गए, उनसे पूछा कि क्या रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा 6 चीजें तत्काल करने की जरूरत है। आपने भी बताया, नंबर 1, हर मजदूर को 10 दिन के अंदर घर भेजने की व्यवस्था कीजिए। नंबर 2, हर व्यक्ति को कोरोना के इलाज फ्री और पूरी तरह से किया जाए। नंबर 3, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, उसको एडिशनल पीडीएस राशन 6 महीने के लिए दिया जाए। नंबर 4, रोजगार की व्यवस्था की जाए। नंबर 5, उसको ब्याज से मुक्ति दी जाए। नंबर 6, लोगों के हाथ में इनकम और जो उनको नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। असली बात तो थी ये 6।
इसके बाद हमने कहा कि भाई सिर्फ इतना कह दें कि ये कर दो तो लोग पूछेंगे पैसा कहां से आएगा। इसलिए हमने सोचा कि बजाय इस चक्कर में फंसने के कि ये टैक्स इतना बढ़ाओ वो बढ़ाओ, हम एक सिद्धांत का निरूपण कर देते हैं। और हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था, आप उसका हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं कर रहे हैं, हमने कतई नहीं कहा था कि संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी जाए। हमने कहा था कि राष्ट्रीय देश में जितनी भी संपत्ति है वो इस राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध रहे। सीधी सी बात थी कि राष्ट्रीय संकट में राष्ट्र का संकट नहीं सबसे बड़ी चीज है, योगेन जी, उसके मैं लिए हम आपको कुछ यहां भी पर करें। रोकना चाहता हूं क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट एक सेकंड योगेन जी, मैंने वो टेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें साफ साफ ये चीज लिखी है कि रियल एस्टेट, कैश, प्रॉपर्टी, बॉन्ड जैसे सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन समझना। मैं उसका एकदम लिटरल ट्रांसलेशन कर रहा हूं अंग्रेजी में, जो नोट मैंने पढ़ा। तो इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं हो सकती है, गुंजाइश नहीं हो सकती। अब अगर मैं अंग्रेजी पढ़ दूं, एक सेकंड मुझे जरा निकालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे अगर आप समय दें। सवाल केवल यही था मैं जल्दी कि से वो ढूंढ रहा हूं, अवेलेबल वो होना चाहिए। हाँ। जब आप कहते हैं कि कोई पेड़ आपके पास उपलब्ध है, तो आप ये नहीं कह रहे कि The पेड़ को plan उखाड़ दो। proposes the principle of whatever it takes to raise resources for Mission Jai Hind. All the resources, cash, real estate, property, bonds with the citizens or within the nation must be treated as national resources available to at least 50% of the additional revenue raised during अब this आपने बिल्कुल crisis. ठीक पढ़ दिया है। अब मैं ये बता अंग्रेजी देता में हूं। लिखा हुआ। जब मैं कहता हूं कि सामने वाला जो पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ उपलब्ध होना चाहिए इस फला बीमारी के लिए, इसका मतलब नहीं कि कल आप उस पेड़ को उखाड़ देंगे, पेड़ को उखाड़ के घर के अंदर ले आएंगे। एक्सप्रोप्रिएशन, नेशनलाइजेशन की बात कहीं नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों के मन में संदेह हुआ, जैसे ही कल हमने इसको रिलीज किया, शाम तक लोगों के मन में कुछ प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। रात को ही मेरे साथी मित्रेश घटक जी ने इसको स्पष्ट किया। ये इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने ये बोला कि किसी ने नाम वापस नहीं लिया। रामचंद्र गुहा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने आपके सभी प्रस्तावों से नाम वापस नहीं लिया है, लेकिन कुछ लोगों को यह महसूस हुआ कि शायद ये हो सकता है कि ये ड्राफ्ट ठीक से ना हुआ हो, लेकिन बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हुई थी। और उस पर एक जो सवाल अब उठने लगा है कि ये कहीं ये लेफ्ट और राइट का एजेंडा तो नहीं है कि जो लेफ्ट लीनिंग बुद्धिजीवी हैं वो हमेशा इस चीज को प्रस्तावित करते हैं। ये भयंकर आरोप लगा है दिन भर आप पर। मैं तो यूं कहूंगा कि ये एक तरीके से आप ये समझिए कि कंट्रोवर्सी यही बनी है कि एक एजेंडा चला। कंट्रोवर्सी बनेगी नहीं तो मुकाबला कैसे होगा। लेकिन मैं सच आपको बता दूं कि आपकी सूचना कोई 8 घंटा पुरानी नहीं। अब योगेश जी आप एक मिनट, आप पूरी बात सुन लीजिए ध्यान से। मेरे सवाल पूछने पर आप आपत्ति कर लीजिए ना, सवाल पे आपत्ति नहीं कर रहा, मैं आपकी सूचना बता रहा हूं। रामचंद्र गुहा ने कहा कि ये जो फॉर्मुलेशन है ये गलत है, और फिर उसके बाद जब रिफॉर्मुलेट हमने किया, वो बात तो आपने होने नहीं दी, अब आप बात सुन लीजिए। जैसे ही कल रात को ही मेरे एक साथी मित्रेश घटक जी ने कहा था कि हमारे इसका इरादा ये था, वो नहीं था। मैंने तुरंत कहा बिल्कुल इरादा इसका यही था। सुबह फिर उसके ऊपर विवाद हुआ। हमने कहा चलिए, हमें इंपॉर्टेंट बात तो 6 चीजों को हाईलाइट करना है ना, हम इसकी भाषा बदल देते हैं। रामचंद्र गुहा ने उस वक्त लिख के ऐतराज किया कि ये भाषा मुझे पसंद नहीं है, फिर हमने भाषा बदल दी। और उसके बाद विवाद क्या बचता है? क्योंकि पहले ये बिल्कुल स्पष्ट है, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, देश की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाए ऐसा प्रस्ताव ना कभी था, ना ऐसे विचार से कम मेरी जिंदगी में कभी भी सहानुभूति रही है। शायद लोगों को समझ नहीं आता। आजकल मैंने आज लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई लाल कुर्ते वाला कम्युनिस्ट होता है या दाढ़ी वाला कम्युनिस्ट होता है। मैं जिंदगी भर कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से अलग रहा हूं, उसका विरोधी माना जाता रहा हूं। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, और आज मैं खड़ा होकर कह दूं कि नेशनलाइज कर दो, ये सब कर दो, इसकी कोई तुक नहीं बनती है। जो प्रश्न जिस पे बहस होनी चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में हम करेंगे, वो ये, हम सब चाहते हैं कि गरीबों की मदद की जाए, हम सब चाहते हैं देश में भुखमरी ना हो, हम सब चाहते हैं रोजगार दिया जाए। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर कोई सिर्फ कहता है कि ये सब चीजें कर दो और ये नहीं बताता पैसा कहां से आएगा, तो वो बेईमानी की बात कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं नए रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, टैक्स नए तरह के लगाने पड़ेंगे, नई तरह की सेस लगानी पड़ेगी, और वो इस सिद्धांत पर ही होगा कि राष्ट्र के जो संसाधन हैं
उस पर राष्ट्र के संकट के लिए सरकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे बहस करें तो बहुत मीनिंगफुल बहस होगी कि और कोई दूसरा रास्ता बता दे, कोई दूसरा अच्छा रास्ता बता दे, अहम बात बोली है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी। अपना उद्देश्य मुकाबला में ये है कि जो एक आप कह रहे हैं उसको कंफ्यूजन, मेरे हिसाब से तो वो स्पष्ट रूप से लिखा था, और आपका उसको बदल देना भी एक तरीके का प्रमाण है कि वो शायद उस तरीके से नहीं लिखा था जिस तरीके से आप अब बयान कर रहे हैं। बहरहाल आगे का रास्ता देखना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमको संसाधन चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए। वो संसाधन क्या हो, वो प्रयोग या उपाय क्या हो, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। योगेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 1 मुकाबला का खत्म होता है। हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मुकाबला शुरू करेंगे, जिसमें शशांक सौरभ एक इकोनॉमिक एनालिस्ट, अमृता भिंडर एक राजनीतिक विश्लेषक, निखिल डे फाउंडर मेंबर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के, और अनुपम प्रवक्ता हैं योगेंद्र यादव जी की पार्टी के। ये सब हमारे साथ इस मुकाबले का हिस्सा होंगे, जिसमें हम विवाद और विवाद से आगे की बात दोनों करेंगे। बने रहिए मुकाबला के साथ। तो भाग 2 मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। अमृता भिंडर, निखिल डे, अनुपम और शशांक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृता, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। योगेंद्र यादव का पता नहीं आपने शुरुआती वक्तव्य सुना या नहीं। उनका ये कहना था कि ये एक फिजूल की कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल पूछना चाहा वो यही था कि भाई ये फिजूल की कंट्रोवर्सी आप ही के नोट से आई और उसमें साफ साफ कुछ चीजें लिखी हुई थी, और आपने जो उसको बदला ये साबित कर देता है कि वो कंट्रोवर्शियल था या विवादास्पद था। अमृता। हाँ, तो संकेत, दैट्स 100% करेक्ट। उनका जो ये सिंपल सा 7 पॉइंट प्लान है, उसमें इफ यू सी काफी बेसिक है। उसका जो मेन पॉइंट जो 7.1 जो वो आप सारे एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, द इंटेलेक्चुअल्स वांट टू नॉट एक्चुअली से कि वी आर पार्ट ऑफ दैट 7.1 प्लान, उसमें तो वेरी सिंपली इट सीम्स टू बी एन ऑल पावरफुल कम्युनिस्ट रेजिम एजेंडा। तो अब आप 7.1 ही अगर आप कह रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर बचा क्या उस प्लान में? इट्स टॉकिंग अबाउट नो वन शुड गो हंग्री, जॉब्स फॉर एवरीवन, ट्रेन आप 2 माइग्रेंट को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ दिस द गवर्नमेंट इज एनीवेज ट्राइंग टू डू। इट्स आल्सो टॉकिंग ऑफ 1 राशन कार्ड अक्रॉस इंडिया। तो आपका ये कहना है कि जो उस प्लान में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो एक तरीके का एक सोल्यूशन दे रहा था, वही पॉइंट विवादास्पद था और वही पॉइंट जो है इनको बदलना पड़ा, ये आपका कहना है? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो कम्युनिज्म का एजेंडा है उसका पता लग गया है, एंड द रीजन एवरीबडी इज रिएक्टेड सो बैडली टू इट इज बिकॉज आप अंडरस्टैंड करें कि इंडिया में सोशलिज्म कौन लाया? वो ड्यूरिंग इमरजेंसी इट वाज ब्रॉट इन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। सो फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वी वेंट टू अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आर ऑफ वन एंड द सेम, बेसिकली एसेंशियली अगेंस्ट द प्राइवेट इंडस्ट्री। वो जब हम फूड सरप्लस थे एंड हमारे पास ग्रेनरीज वर इन प्लेस, देन हाउ इज इट दैट वी कांट सीम टू फीड द पुअर? इट्स बिकॉज देयर इज अ सोशलिस्ट एस्पेक्ट टू एवरीथिंग। हाउ कैन वी रन अवे फ्रॉम प्राइवेट व्हेन दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज गुड फॉर अस? ठीक है, ये आपकी बात सही है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है, और अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, दूसरे पक्ष का ये कहना है, और योगेंद्र यादव से भी आज दोपहर में बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि भाई जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट मुल्क हैं वो भी रियायत दे रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज को लेफ्ट कहा जाता है वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट देश भी कर रहे हैं। तो फिर अगर हिंदुस्तान में इस तरीके का अगर सुझाव दिया जाए, वो इस पॉइंट का समर्थन नहीं कर रहे थे कि सब कुछ नेशनलाइज हो जाए, कि मेरी संपत्ति, मेरा फ्लैट, मेरे पैसे, मेरा बैंक अकाउंट सब नेशनलाइज हो जाए। उनका यह कहना था कि अगर आप प्रो वेलफेयर स्कीम्स निकाल रहे हैं तो ये बड़ी बड़े कैपिटलिस्ट देश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये फालतू का एक विवाद था जिसको खड़ा आप ही लोगों के नोट ने किया था और कहीं से नहीं आया ये? देखिए संकेत, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम से कम उस वक्त तक ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था उसका पक्ष कोई नहीं ले। इंटेलेक्चुअल्स तो जिन लोगों ने भी इंडोर्स किया है इसको, उसमें से सबने स्पष्ट कर दिया है
कि उस पॉइंट को कोई इंडोर्स नहीं करता है जिस पॉइंट को लेकर विवाद बनाया जा रहा है, उस पॉइंट को अलग तरीके से रीड किया गया, ये बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म का डिबेट नहीं बनना चाहिए, और ये डिबेट है भी नहीं। इस वक्त हम एक बहुत सीरियस क्राइसिस में है, और जैसा कि आपने कहा कि जिन देशों को माना जाता है कि बड़े पूंजीवादी देश हैं, वहां पे आप देखिए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है अनएम्प्लॉयड लोगों को। वहां पे देखिए नहीं, पर अनुपम आप मुझे बताइए तो उसके बाद फिर इस नोट में नया क्या है जी। एक सेकंड अनुपम जी, अगर आप वो पॉइंट हटा दें 7.1, तो उसके बाद फिर आपके नोट में तो वो सारी चीजें हैं जो कि रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में हैं, जो कि कुछ हद तक हो भी रही हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था ठीक होने तक ब्याज में राहत दी जाए, सरकार कर रही है। ईपीएफ में रजिस्टर्ड कर्मचारी जिनकी नौकरी गई है उनको मुआवजा दिया जाए, इसके बारे में विचार हो रहा है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो रही हो। नहीं, देखिए अगर ये हो रही होती, पहले तो हम ये समझ लें कि 6 सुझाव क्या है। सुझाव ये है सड़क पे इतना सड़कों पे जो इस तरह विजुअल्स मिल रही, हम कह रहे हैं कि जितने प्रवासी मजदूर हैं वो शर्त बिना खर्च अगले 10 दिनों में सबको अपने अपने घर पहुंचाया जाए, ये मांग बिल्कुल वैलिड मांग है। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि जो कम से कम कोरोना वायरस के कारण जो हेल्थ क्राइसिस है उसमें जो जितने खर्चे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू वेंटिलेटर्स, वो सब सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, किसी भी तरह से किसी को खर्च करने की जरूरत ना पड़े। इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है और लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जो भूखे हैं कोई भी भूखा ना रहे। अब ये सब इंश्योर करना है, कम से कम जो फॉर्मल नहीं, लेकिन देखिए इसमें मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो एक सेकंड शशांक, जो इस प्रस्ताव का, पता नहीं आपने प्रस्ताव देखा है नहीं, प्रस्ताव में एक जो ये क्लॉज था 7.1, वो एक बुनियादी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। विवादास्पद जरूर है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे रहा था कि संसाधन आएंगे कहां से। अब आपको लगता है कि जो बदल गया है ये प्रस्ताव, अब इसमें भी वो जवाब नहीं है, और ये जवाब, इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि भाई आपको लोगों की मदद करनी है, लेकिन आप संसाधन कहां से लाओगे? या तो टैक्स बढ़ाओ। संकेत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा एपिसोड है उससे ये झलकता है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी यथार्थ से कितने दूर हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया और उस आइडिया का खंडन मंडन 24 घंटे के भीतर आ गया उन्हीं की तरफ से कि नहीं जी हम तो कुछ और कहना चाहते थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में आया, उसने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया, लेकिन ये आज भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार आज भी संवैधानिक अधिकार है, और आप ऐसे ही किसी को किसी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। जहां तक इनके सुझावों की बात है, तो सुझाव नंबर 1 से लेकर के सुझाव नंबर 6 तक सारा काम सरकार ऑलरेडी कर रही है, चाहे वो मजदूरों को घर पहुंचाने का काम हो, उनको राशन उपलब्ध कराने का काम हो, ब्याज दरें कम करने का काम हो, सारा काम हो रहा है। मुख्य मुद्दा था कि कुछ ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता, कुछ ऐसे नए आइडियाज आते जिससे कि हमें पता चलता कि जो इस स्कार सिचुएशन में, इस क्राइसिस में हम नए रिसोर्स कहां से डिप्लॉय करें, वो तो इनको मिला नहीं। पर शशांक, चलिए मैं अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं और इस प्रस्ताव में जो उन्होंने ये अपना सुझाव वापस ले लिया है, उन्होंने जो प्रस्ताव वापस ले लिया, इससे साबित होता है कि ये विवादास्पद था और वो मान रहे हैं। मैं ना तो उसको डिफेंड कर रहा हूं, ना ही उसके पक्ष में बोल रहा हूं, और ना ही उसके खिलाफ बोल रहा हूं। ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि ये मान लिया गया कि ये एक विवादास्पद प्रस्ताव है। योगेंद्र यादव ने तो अभी चैनल पे आके बोला कि मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा। मैंने ये थोड़ी बोला है कि सब कुछ नेशनलाइज कर दो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फिर संसाधन कहां से आएंगे, क्या कर दिया जाए? क्योंकि देखिए, अगर कानून रूल नंबर 11 सब क्लॉज C ऐसे करके तो कोई चीज नहीं हो रही ना। 60 दिन से हम देख रहे हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है? संसाधन जुटाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि इस समय FRBM एक्ट को ताक पे रखिए, FRBM एक्ट को ताक पे रखिए, बोरोइंग बढ़ाइए। वो काम सरकार कर रही है। इसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर के आइए। जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, नॉन रेवेन्यू प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसको कम कीजिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कैपिटल रैशनिंग कीजिए, बजट रैशनिंग कीजिए। आपने जो बजट फरवरी में प्रेजेंट किया, उसके बाद से स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। आप एक बार दोबारा से उसका अवलोकन कीजिए कि जिस मद में मैंने जितना बजट दिया था, क्या वो उस मद में उतना ही रखने की जरूरत है, या वहां से उसको रीएलोकेट कहीं और करने की जरूरत है। आप PSU को डिसइन्वेस्ट कीजिए, तरीके से डिसइन्वेस्ट करना है, तरीके से डिसइन्वेस्ट कीजिए। टैक्स कंप्लायंस बढ़ाइए ताकि टैक्स चोरी रुके। ठीक है। मैं निखिल डे के पास जाना चाहता हूं। निखिल डे,
निखिल डे, हालांकि ये प्रस्ताव का ये जो 7.1 पॉइंट है जिसको अमृता कहती हैं, ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट एजेंडा है, सिर्फ एजेंडा डालने की कोशिश की थी। एक तो पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरी चीज, अगर आप 1 सेकंड के लिए ये क्लॉज हटा दे तो आपको लगता है सरकार को बाकी जो प्रस्ताव हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि ये बोल देना कि ये तो पूरी तरीके से एजेंडा है? क्योंकि इसमें कुछ चीजें मुझे बड़ी सही लग रही हैं, जैसे गैर जरूरी खर्चे, गैर जरूरी सब्सिडी पर रोक लगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अतिरिक्त राजस्व के कम से कम 50% हिस्से की जिम्मेदारी उठाए, और भी बहुत सारी चीजें, राहत पैकेज में संसाधनों के इंतजाम में टैक्स। क्या कहेंगे आप? निखिल डे, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? लगता है निखिल डे को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम इसको कनेक्शन को ठीक करेंगे। पर अमृता, मैं एक बार आपके पास फिर आना चाहता हूं। मेरा सवाल वही रहेगा कि अगर 1 सेकंड को अगर ये क्लॉज हटा दिया जाए, विवादास्पद जरूर है, तो क्या बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको गंभीरता से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि कुछ बड़ी अच्छी चीजें भी लिखी हैं इसमें विवाद के आगे। तो जो इनकी सारी recommendations है, ये bring migrants back home, stand with COVID patients and frontline workers. No one should go hungry. Job for everyone, income from everyone. No interest in economy revise. इसमें तो the government is already working. तो ये तो पूरा इनका जो plan है उसमें तो more or less the government has already worked towards it. The whole controversy is 7.1. 7.1 is where it hinges, because if you look at 1991, अगर नरसिम्हा राव जी ने आपके मार्केट लिबरलाइज नहीं किए थे तो एज अ नेशन वी वर गोइंग डाउन। किसी ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये सोशलिज्म वर्ड क्यों ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट आल्सो ड्यूरिंग इमरजेंसी। इतना क्या था कि यू हैड टू डू इट, एंड देन व्हाई डिड द कंट्री रन विद इट? टुडे वी आर नाउ अगेन लुकिंग एट कि आप एक 7.1 पे आप ऐसे डाल देते हो कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। So not only have you run with it, you have actually now saying कि हम कम्युनिस्ट ही बनते छोड़ेंगे। तो ये तो इट्स माइंड ब्लोइंग, एंड इट्स अमेजिंग कि they want to now run away. The intellectuals must know the document that they sign on. अगर आपसे 7 पॉइंट नहीं पढ़े गए हैं तो how are you supposed to be taken seriously? संकेत, ठीक है निखिल दे हमारे पास वापस आ गए हैं। निखिल, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक तो ये विवादों के बारे में ये कहा जाता है कि वो सब विवाद होने नहीं चाहिए, लेकिन विवाद हुआ। यहां पर आरोप ये लग रहा है कि ये एक कम्युनिस्ट एजेंडा है, सोशलिस्ट एजेंडा है, जैसे कि अभी अमृता कह रही थी। तो उस पर तो पहले आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी चीज, आपको लगता है कि बाकी सब प्रस्तावों को सरकार गंभीरता से ले? उस पर भी अमृता का ये कहना है कि ले तो रही है, सब कुछ हो ही रहे हैं, आगे पीछे थोड़ा। हाँ, तो मैं पहले तो कहूंगा कि इसमें 7 पॉइंट है। विवाद मैंने पूरा सुना नहीं क्योंकि मैं इस ढंग से जुड़ नहीं पाया, लेकिन मुझे मालूम है कि ये विवाद किसके बारे में किया जा रहा है और बिना मतलब विवाद किया जा रहा है। 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट के ऊपर कहाँ कर रहे हैं आप? यदि एक एक को देखो तो पूरा अनाज पड़ा हुआ है गोदामों में, भारत की जनता का अनाज है, लेकिन वो जनता भारत को मिल नहीं रहा है। वो अनाज भूखे चल रहे हैं। यूनिवर्सल पीडीएस की बात हो रही है, सबको हक मिलना चाहिए। जिसको अनाज लेने के लिए जाना है उसको उसका अनाज मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, जबकि गोदामों में सड़ रहा है वो अनाज। तो आप एक एक पॉइंट देख लोगे जहां चीजें हैं। रोजगार का आज की तारीख में जो दिया गया है वो 40,000 करोड़ रोजगार गारंटी के लिए, वो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और वो आम तौर पर जो हर सामान्य साल है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ होना चाहिए था। हर साल पैसे कम पड़ रहे हैं, वो कानून के हिसाब से भी कम पड़ रहे हैं। तो ये एक नहीं, पर निखिल जी, मैं एक बार फिर से एक मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं। निखिल जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, ये सारी चीजें करने के लिए संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए। एक सबसे बुनियादी प्रश्न ये है कि आप पैसा कहां से लाएंगे? या तो आप टैक्स लगाएं, सुपर रिच टैक्स लगाएं, सेस लगाएं, या फिर आप कोई और तरीका ढूंढें। नहीं, तो टैक्सेस भी लगाने चाहिए और तरीके भी देने चाहिए और रिसोर्सेज बांटने चाहिए। आप उसको नाम कम्युनिस्ट दे दो, आप उसको नाम सोशलिस्ट दे दो, आप उसको नाम वेलफेयर स्टेट दे दो, आप उसको तो नाम लोग अपनी स्वेच्छा से तो दे ही रहे हैं। नहीं संकेत जी, आप सुन तो लीजिएगा ना। मैं कह रहा हूं कि आज अनाज पड़ा है, गोदामों में पड़ा है, वो अनाज नहीं बांटेंगे क्या? लोगों को नहीं खिलाएंगे क्या? उनको भूखे मारेंगे क्या?
आप नाम क्या ठीक देना है, चाहते चलिए हो ये उसको? दो इसमें दो point चीजें वो आपने जो- बड़ी जो- अहम बताई। ये दो चीजें तो बड़ी अहम बताई। मैं शशांक के पास जाना चाहता हूं। शशांक, आपने सुना निखिल दे क्या कह रहे हैं कि अभी क्राइसिस का समय है, लबालब गोदाम, और इसके बारे में तो हम कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं। आपके गोदाम भरे हुए हैं, बहुत सारा आप डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो बेरोजगार हुए हैं उनके लिए, मजदूरों के लिए। ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही? अनाज की अगर आप बात कर दें, संकेत, मैं अनाज स्टेट की वर्सेस अगर हम सेंटर बात ही करें सुनते तो रहता हूं अनाज के मुद्दे पे। जी, अनाज की अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो शायद आपने खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान का वो ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने बोला कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जो अनाज उपलब्ध कराया गया उसका 98% अनाज वैसे का वैसे पड़ा है और राज्य सरकार बांटने के लिए तमाम जो मशीनरी है उसको उपलब्ध नहीं करा रही। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? एफसीआई के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, केंद्र सरकार देने को राजी है। यही मैं कह रहा हूं, हम लोगों का रिस्पांस जो है वो सेंटर वर्सेस स्टेट हो जाता है, हमेशा हो जाता है। अनुपम, बहुत जल्दी मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं ये अनाज वाले मुद्दे पे। आपको लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर और सेंटर वर्सेस स्टेट, और ये जितनी बार हम अगर ऐसी बात करेंगे, बसों को लेकर के राजनीति, मेरी बस तेरी बस, आपको लगता है उतनी बार हम एक मौका गंवा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। और सिर्फ अनाज के ही मुद्दे पर नहीं, देखिए माइग्रेंट्स को घर भेजने के मुद्दे पे भी जिस तरह से रेलवे टिकट के इशू पे हुआ, वहां पे भी आपने देखा होगा कि सेंटर स्टेट ओनर्स शिफ्टिंग किस तरह से लगातार हो रही है। देखिए, हम एक बार को इस बात को, जो 7.1 पॉइंट था उसका स्पिरिट ये है कि सरकार किसी भी तरीके से ये जो बाकी के 6 पॉइंट है उसके लिए फंड जनरेट करे, बात खत्म, सरकार जनरेट करे। जो इम्पोर्टेंट है वो है 6 पॉइंट। ठीक है, लेकिन देखिए ये बोल देना, अनुपम जी, सवाल तो यही होगा ना, सिर्फ महज ये बोल देना कि संसाधन चाहिए, वो तो हमको भी मालूम है चाहिए, आएंगे कैसे? एक सुझाव था आपका जो कि विवादास्पद निकला, 6 बिंदु इसके अलावा क्या है? बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार तो कर ही रही है, मैं बस 30 सेकंड में क्विकली आपको एक एक करके उन सभी बिंदुओं पे, देखिए कितने लोग श्रमिक एक्सप्रेस से जा रहे हैं, सब किराया ले रहे हैं टिकट का, हम सब जानते हैं ले रहे हैं। हमने अपनी डिमांड में मांग किया है कि बिना खर्च के सबको अपने घर पहुंचाया जाए। जो दूसरी मांग है, बिना खर्च के भेजें, ठीक है। किसी भी तरह का जो स्वास्थ्य रिलेटेड खर्चा है वो ना हो। आप जाके देखिए प्राइवेट लैब्स में जो चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा अभी। एक सेकंड मित्रों, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी होगी अभी। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आप चारों से आकर के फिर वही एक सवाल पूछूंगा। संसाधन चाहिए, ये तो हम सबको मालूम है। मुझे लगता है सरकार को तो सबसे ज्यादा ये चीज की चिंता होनी चाहिए कायदे से कि संसाधन कहां से जुटाएंगे, तो फिर कोई सुझाव हो जाए। ब्रेक के बाद आएंगे और उन सुझावों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके मैं अपने सब मेहमानों से एक ही सवाल पूछूंगा कि कुछ करना है, बहुत कुछ करना है और उसके लिए संसाधन चाहिए, और वो पैसा कहां से जुटाया जाए। मैं शशांक से शुरू करता हूं। शशांक, 30 सेकंड दूंगा मैं सबको, आपका सुझाव। कोई आइडिया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 7वां सुझाव जो था वो अव्यवहारिक था, अराजकता फैलाने वाला था और देश की उद्यमशीलता को खत्म करने वाला था। अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो उसके नहीं, लिए तो उसके बदले में क्या हो सुझाव? जी, उसी पे मैं आ रहा हूं। अगर ये सर्वविदित है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को रिसोर्सेज चाहिए, आप नए सेस लगाइए, आप जो अपने बजट को फिर से अवलोकन कीजिए, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं, जो डेफर किए जा सकने वाले एक्सपेंडिचर हैं, उनको आप डेफर कीजिए। आप डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए पीएसयूज में। आप अपने टैक्स कंप्लायंस हो तो रही है बात कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है, बंद करा जाए वो प्लान, वो भी विवादास्पद मुद्दा हो गया है, उस पर भी लोग कह रहे हैं फिजूल खर्ची है इस वक्त में। डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन तरीके से कीजिए। सारा बवाल होता है वैल्यूएशन पे, सारा बखेड़ा वैल्यूएशन पे होता है कि किस पैसे पे, किस मूल्य पे उस कंपनी को बेचा जाए, प्राइवेट को, उसको आप कीजिए। ठीक है। तो फिजूल खर्ची वाला पॉइंट आपका है, ठीक है। अब मैं निखिल डे के पास जाना चाहता हूं। निखिल डे, बहुत जल्दी, संसाधन कहां से आए? कोई ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट दीजिए, सुझाव दीजिए, सुझाव पे बात करते हैं। कुछ संसाधन तो अभी हैं। यदि आपको लोगों को घर, आप एक एक पॉइंट को लेंगे, लोगों को घर पहुंचाना है, हमारे पास रेल है, बस है, घर तो पहुंचा है, उतना संसाधन तो है। खाना खिलाने के लिए संसाधन है। यदि हमें कहना है स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं कहता हूं, और ये बात है कि इस देश में
सरकारी तंत्र में बहुत कम है स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े होते गए उनका पूरा संसाधन आना चाहिए देश के हर नागरिक के लिए। आज वो बंद करके भाग रहे हैं, वो सामान्य चीजों का भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। वो होता है देश का संसाधन को काम में लेना। यदि आप कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी आमतौर पर 100 दिन का होना चाहिए, हर व्यक्ति को मिले, तभी ये मजदूर भी वापस आएंगे, शहर में भी चलाओ ताकि उनको एक इनकम की सिक्योरिटी हो, आपकी इकोनॉमी भी चलेगी। बहुत जल्दी टैक्सेस लगाने भी पड़ेंगे और आपको कुछ चीजें डेफिसिट फाइनेंसिंग से करना भी पड़ेगा। ठीक है अमृता भिंडर और अनुपम, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, जल्दी अमृता से शुरू करते हैं। सुझाव आगे के लिए, संसाधन कहां से आए? तो एक तो आप सेविंग स्कीम रख सकते हो फॉर कोरोना वायरस सेविंग सर्टिफिकेट, यू कैन इंसेंटिवाइज दिस फॉर पीपल टू इन्वेस्ट। द अदर पॉइंट इज दैट यू कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू गिव यू योर CSR। फिर आपने मेक इन इंडिया करना है तो यू हैव टू मेक दिस मैन्युफैक्चरिंग हब, दैट्स व्हेयर यू आर गोइंग टू जनरेट योर रेवेन्यू। तो होल आइडिया इज कि प्राइवेट ही आपको देगा। तो ये आप अभी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया से तो भागना पड़ेगा आपको। वेरी सिंपली यू हैव टू मेक इट इनवाइटिंग। मतलब सरकार सब कुछ ना करे, लोगों को इतना सशक्त किया जाए कि वो भी मदद करें और उसी से ही संसाधन जनरेट होंगे। लेकिन इसकी आलोचना ये होगी कि तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, दिक्कत तो अभी है। अनुपम बहुत जल्दी, संकेत, जितने भी बहुत जल्दी आपके सुझाव एक एक करके आप देखें। अगर लोगों को घर पहुंचाने तक का सुझाव, रेलवे ने 151 करोड़ रुपया PM केयर्स फंड में दिया, लेकिन रेलवे मजदूरों को मुफ्त में घर नहीं पहुंचा सकती क्या? दूसरा सुझाव अगर है फूड ग्रेन को लेकर, आप सब जानते हैं सरप्लस फूड ग्रेन है, लेकिन उस पर सेंटर स्टेट होता है। पहले 20 रुपया 21 रुपया में देंगे या फ्री में लेंगे, ये बहस हो रही थी। अब एक अलग तरह की बहस हो रही है, उसमें कौन से संसाधन की जरूरत है? टेस्टिंग, अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि प्राइवेट लैब्स में सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए टेस्टिंग फ्री हो, तो उसमें कितना संसाधन चाहिए सरकार को? और अगर हम ये देखिए, तो मैं आप लोगों की बात से ये समझ पाया हूँ, बहुत जल्दी समय खत्म हो रहा है। 1300 करोड़ के लगभग मकई किसानों को नुकसान हो रहा है, कोई सरकार देखने वाली नहीं है उनके लिए। और ये जो PM केयर्स में पैसा गया है वो कहां कैसे खर्च हो रहा है ये बताए ना पूरे देश। अरे बाप रे बाप, PM केयर्स अपने आप में एक मुकाबला है। PM केयर्स अपने आप में एक मुकाबला है। क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो गया है, इसकी चर्चा आगे जारी रखनी पड़ेगी। अनुपम, अमृता भिंडर, निखिल डे साहब और शशांक सौरभ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में भाग लेने के लिए। ये डिबेट जारी रहेगी, ये चर्चा जारी रहेगी कि संसाधन कहां से आएंगे। और जो मुझे समझ में आया है अभी सोल्यूशन कि जितना हो सकता है उतना तो करो, उस पर भी विवाद जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से अलग रहा हूं, उसका विरोधी माना जाता रहा हूं। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और आज मैं खड़ा होकर कह दूं कि नेशनलाइज कर दो, ये सब कर दो, इसकी कोई तुक नहीं बनती है। जो प्रश्न जिस पे बहस होनी चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में हम करेंगे, वो ये, हम सब चाहते हैं कि गरीबों की मदद की जाए, हम सब चाहते हैं देश में भुखमरी ना हो, हम सब चाहते हैं रोजगार दिया जाए। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर कोई सिर्फ कहता है कि ये सब चीजें कर दो और ये नहीं बताता पैसा कहां से आएगा, तो वो बेईमानी की बात कर रहा है।